अब गुरुकुल में जो पढ़ाया जा रहा था इनके फॉर्मूला में फिट नहीं हुआ, तो इन्होंने हमारे भले के लिए रिलीजियस कन्वर्जेंस और कल्चरल डिस्पैरिटी शुरू कर दी। मदर टेरेसा, जिसको हमारी बुक्स में हीरो दिखाया जाता था, वो मिशनरी ऑफ चैरिटी थी या मिशनरी ऑफ कन्वर्जन? वी डोंट नीड अ वाइट स्किन टू टीच अस। अगर ये इतने ग्रोथ के पुजारी हैं, तो रोहिंग्या मुस्लिम्स का भारत में इलीगल इमिग्रेशन, कश्मीरी पंडित्स का जेनोसाइड और क्रिश्चियन मिशनरीज का फोर्सफुल कन्वर्जन इनके एक्टिविज्म का हिस्सा क्यों नहीं? फॉरेन एनजीओस, सुनने में अंग्रेजों का हम पे एहसान लग रहा होगा ना। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का नाम सुनकर आज भी भारत में कुछ लोगों की आंखों में चमक आ जाती है, मानो कोई भगवान देख लिया हो। अंग्रेज तो चले गए, मगर अपने कुछ पालतू यहीं कहीं छोड़ गए, और इन वफादारों को अब अपना अपना देश छोड़कर भारत को सुधारना है। दुनिया भर का एक्टिविज्म भारत में झाड़ना है। आज इन्हीं कुछ भारत के वफादारों के बारे में हम ऑल्टर ओपिनियन की छठी वीडियो में बात करेंगे। 1799 में चर्च मिशनरी सोसाइटी नाम की एक संस्था की ब्रिटेन में शुरुआत होती है। अब क्योंकि अंग्रेजों के हिसाब से हमारा सोसाइटी और एजुकेशन बैकवर्ड था, तो 1814 में ये लोग भारत चले आते हैं। और इसका किस्सा भी बहुत आसान है। इन लोगों को भारत रिग्रेसिव लगता है। अब क्योंकि ब्रिटेन में तो किसी एक्टिविज्म की जरूरत ही नहीं थी, वो लोग प्रोग्रेसिव जो ठहरे। और इतना ही नहीं, वो लोग इतने ज्यादा प्रोग्रेसिव हैं कि ब्रिटेन में आज तक वुमेन इक्वालिटी की कोई बात नहीं हुई। और होती भी क्यों? क्योंकि शुरू से ही क्लियर था, वुमेन कांट बी पोप। And I'm curious, for a little girl growing up Catholic today, will she ever have the opportunity to be a deacon and participate as a clergy member in the church? No. तो ये लोग एक रिग्रेसिव सोसाइटी की खोज में भारत आ गए। अब गुरुकुल में जो पढ़ाया जा रहा था इनके फॉर्मूला में फिट नहीं हुआ, तो इन्होंने हमारे भले के लिए रिलीजियस कन्वर्जन्स, कल्चरल डिस्पैरिटी जैसी कुछ हरकतें शुरू कर दी। 1947 में अंग्रेज तो हम पर एहसान करके चले गए, मगर अपने कुछ पालतू यहीं छोड़ गए। और हालात आज ये है कि भारत में 3000 फॉरेन एनजीओज हैं, और इनका काम बहुत आसान है। जहां जहां डेवलपमेंट की बात हो, वहां वहां अपना एक्टिविज्म झाड़ते रहना। जब पहले ब्रिटिश एम्पायर ने पूरी दुनिया को कॉलोनाइज करके रखा था, तब इन एक्टिविज्म के पुजारियों ने आंखों पे पट्टी बांधकर ह्यूमन राइट्स अपनी जेब में रखे थे। जब भारत में रिलीजियस कन्वर्जन्स हो रहे थे, तभी अपना सारा एक्टिविज्म अपने देश छोड़ के आए थे। जब यूएस, यूके जैसे देश डेवलप हो रहे थे, उस समय जो लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ, पेड़ कटे, तब इनका एक्टिविज्म कहां मरा हुआ था? और ये लोग आजकल किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी में मुंह उठाकर घुस जाते हैं और अपना एजेंडा चलाते रहते हैं। चाइना का बहुत सारा एक्सपोर्ट अंडमान से होके जाता है, इसलिए अंडमान का डेवलपमेंट भारत के लिए ना केवल पॉलिटिकल बल्कि फाइनेंशियल नजरिए से भी बहुत जरूरी है। दरअसल अंडमान में 30 किलोमीटर लंबी अंडमान ट्रंक रोड बन रही थी, ताकि नॉर्थ और मिडिल अंडमान का कनेक्टिविटी इंप्रूव हो पाए। अंडमान में एक जरावा ट्राइबल ग्रुप है, और इन एक्टिविस्ट ने पुराने वीडियोस लीक करने शुरू कर दिए, ये बताते हुए कि इस इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ से वो सभी डिस्प्लेस हो जाएंगे। बाद में ये सारे क्लेम्स बेसलेस प्रूव हुए, क्योंकि जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली बन रहा था वो जरावा रिजर्व की बाउंड्री से काफी ज्यादा दूर था। मगर आज भी ये लोग अपने मन मुताबिक उंगली करते रहते हैं। एक बार इन्होंने इलेक्शन कमीशन पर ट्रांसपेरेंट ना होने का प्रोपेगेंडा चलाया। बाद में जब गलत प्रूव हो गए, तो अपने एसी वाले कमरों में बैठकर एक्टिविज्म खेल रहे थे। भारत में नर्मदा में कुछ डैम्स बनने थे, कुछ लोगों को उससे दिक्कत थी, इसलिए उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया। वहां तक सब ठीक था, मगर यहां भी इन फॉरेन एनजीओस को मौका मिला और ये लोग घुस गए। उनको हर छोटी बड़ी बात के लिए इंटरनेशनल फोरम्स पे जाना है। इश्यूज को एग्जैजरेट किया गया, जिस कारण अफेक्टेड एरियाज में सही समय पर पानी और पावर नहीं पहुंच पाया। कभी ये लोग यूएन के पास अपने एक्टिविज्म की भीख मांगने चले जाते हैं, तो कभी कभी अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के चक्कर काटते रहते हैं। यूएस में गन कल्चर और सिस्टमिक रेसिज्म, चाइना में यूगुर जेनोसाइड, जहां पे काफी सारे लोगों को इंटर्नमेंट कैंप्स में डिटेन कर दिया गया। यूके में एक्सट्रीमिज्म को रोकने के लिए एक प्रिवेंट स्ट्रेटेजी, जिसमें काफी सारे सिविलियंस मारे गए। इन तीनों केसेस में एक चीज कॉमन है कि सभी एक्टिविस्ट तब अपनी बिल में छुपकर बैठे थे और उस समय भी भारत की कमियां निकाल रहे थे। अगर आप खुद सोचिए, इनको भारत की प्रोग्रेसिव ग्रोथ से फर्क पड़ता है, तो इन पे, क्योंकि ये भारत में सेटअप है, लॉ ऑफ लैंड के तहत भारत का लॉ लगता है। अगर ये इतने ग्रोथ के पुजारी हैं,
तो रोहिंग्या मुस्लिम्स का भारत में इलीगल इमिग्रेशन, कश्मीरी पंडित्स का जेनोसाइड और क्रिश्चियन मिशनरीज का फोर्सफुल कन्वर्जन इनके एक्टिविज्म का हिस्सा क्यों नहीं? क्योंकि कायदे से देखें तो इससे भारत की एथनिसिटी और डेमोग्राफी दोनों खराब होती है। मगर इन सब मुद्दों में ये सच के पुजारी अक्सर चुप रहते हैं। 2014 में भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पीएमओ को एक रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट के अनुसार इन एक्टिविस्ट की वजह से, जो कि फॉरेन से आते हैं, भारत की 2 से 3% जीडीपी ग्रोथ कम होती है। इन कुछ वफादारों पर ध्यान रखने के लिए गवर्नमेंट ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट बनाया, ताकि जहां से पैसा आ रहा है और जिस कामों में ये पैसा यूज हो रहा है उस पर नजर रखी जा सके। और इतना ही नहीं, अगर ये लोग कोई इंटरनेशनल एक्टिविटी करें भी तो पकड़े जाएं। अब इन सब की हरकतें ही ऐसी हैं तो जाहिर सी बात है ये लोग पकड़े भी गए होंगे। चलिए इन सब के चिट्ठे खोलते हैं। 2015 में इंडियन गवर्नमेंट ने ग्रीन पीस इंडिया के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स जैसे कोल माइनिंग और पावर प्लांट्स की डेवलपमेंट होने में रोक लगा रहे थे। और इतना ही नहीं, इन्होंने तो फॉरेन फंड्स की सही रिपोर्टिंग तक नहीं करी थी। 2020 में एमनेस्टी इंटरनेशनल नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन के भी बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, क्योंकि इन्होंने फॉरेन फंडिंग रेगुलेशंस का पालन नहीं किया था और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इन्होंने कुछ एंटी नेशनल एक्टिविटीज भी करी थी। 2021 में मिशनरी ऑफ चैरिटी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन जो मदर टेरेसा ने शुरू की थी, उसके बैंक अकाउंट्स पे भी फ्रीज लगा दिया गया, क्योंकि शायद उसमें से कुछ पैसा कन्वर्जन्स के लिए जा रहा था। दरअसल ये लोग स्लो पॉइजन फैलाते हैं। मदर टेरेसा, जिसको हमारी बुक्स में हीरो दिखाया जाता था, वो मिशनरी ऑफ चैरिटी थी या मिशनरी ऑफ कन्वर्जन, नहीं पता। और ये लिस्ट यहाँ खत्म नहीं होती है। फोर्ड फाउंडेशन, क्रिश्चियन एड जैसी कई और एग्जांपल्स हैं। अब ये बिकाऊ लोग हमें एक्टिविज्म सिखाएंगे। दिस इज अ न्यू फॉर्म ऑफ कॉलोनिज्म। पहले जब कॉलोनाइज किया तो हार्ड पावर का यूज किया, और आजकल अपने स्कूल्स, मीडिया, लैंग्वेज के जरिए सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए एक ऑल्टरनेटिव ओपिनियन एक्सप्लोर करते हैं। मान लेते हैं कुछ लोगों को भारत में लेबर राइट्स और ह्यूमन राइट्स की जरूरत है भी, मगर ये लोग तो एक्टिविज्म का दिखावा करके अपना प्रोपेगेंडा फैलाने में लगे हैं। अगर हमें एक्टिविज्म की जरूरत है भी तो इसके लिए इंडियन एनजीओ काफी नहीं है क्या? कम से कम वो अपना माइंडसेट और कल्चर हम पे थोपने की कोशिश तो नहीं करेंगे। लेबर राइट्स, ह्यूमन राइट्स जैसे इश्यूज के लिए इंडियन एनजीओस को आगे आना पड़ेगा। हम अपने मसले खुद देख सकते हैं। वी डोंट नीड अ वाइट स्किन टू टीच अस। एफसीआरए का दायरा बढ़ाना होगा। जिन स्कूल्स या फॉरेन इंस्टीट्यूशंस में फॉरेन एनजीओस का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट है, उन पर कड़ी नजर रखी जानी चाहिए, वरना ये लोग बच्चों को इंडिया की डिग्रेडेड हिस्ट्री पढ़ाते रहेंगे और इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज ऑफ एलीट दिखाया जाएगा, जिस वजह से उनको ये सब सच और सही लगेगा। आज के लिए बस इतना ही। हम ऐसे ही पॉपुलर टॉपिक्स पर अनपॉपुलर और ऑल्टरनेटिव ओपिनियंस लाते रहेंगे। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर लिखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। शुक्रिया।